सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता कि जिस राय का वो इजहार कर रहा है वो उसकी अपनी राय है भी या नहीं। कि जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो सामने नहीं होते हैं। एडिटर और सारे रिपोर्टर्स ये तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन जो ओनर्स होते हैं वो उसके पीछे होते हैं, और ओनर्स के पीछे भी जो होते हैं वो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो कॉरपोरेट होता है या सरकारें होती हैं। और ये सरकारें फंडिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अखबारात के, मीडिया के, टीवी चैनल्स के एजेंडा को सेट करती हैं। कोशिश की जाए कि मुसलमान की जो इमेज है वो लोगों की नज़र में डाउटफुल हो जाए, उसका हर एक्शन डाउटफुल हो जाए। उसी में एक एंगल ये भी है कि मुसलमान अगर कहीं जॉब कर रहा है और उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी बना रहा है, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहाँ भी उसकी पोजीशन ख़राब करने के लिए इनको कॉरपोरेट जिहाद का प्रोपेगेंडा खड़ा करना था। यानी पब्लिक को समझ में नहीं आता है किस पे हमें रिएक्शन देना और किस पे हमें जो है वो रिएक्शन नहीं देना है। आप किसी को मौलाना कहिए, उसमें रिस्पेक्ट होगी। आप मुल्ला कहिए, ऐसा लगेगा कि कोई डेरोगेटरी टर्म्स है। कटमुल्ला मुल्ला किया गया है हमारे देश की राजनीति में कि एक दुश्मन खड़ा गया और बदकिस्मती से वो दुश्मन मुसलमान है, और उस दुश्मन का डर दिखाकर बाकी समुदाय को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है कि मुसलमान तुम्हारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेंगे, उससे बचना है तो मुझे वोट दो। मुसलमान तुम्हारी गाय लेकर चले जाएंगे, उससे बचना है तो मुझे वोट दो। मुसलमान दंगा करेंगे, उससे बचना है तो हमको पावर दो। हम लोगों की खिदमत कोविड के दौरान करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि चूँकि लोग कम्युनलिज्म है, हम उस खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे तो लोगों के दिल बदलेंगे। हम लोगों के दिल बदलने के लिए नहीं करते हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको करते रहेंगे। ये जो परसेप्शन किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को बनाना हो तो वो इन डेटा का यूज़ करके वो परसेप्शन बनाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ये कि यहाँ जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं हो रहा है, बल्कि देश की बड़ी आबादी जो है वो परेशान है। उसमें दलित भाई हमारे शामिल हैं, आदिवासी बहनें और भाई हमारे शामिल हैं, दीगर कम्युनिटीज़ के लोग शामिल हैं, मज़दूर तबका है, गिग वर्कर्स हैं, जेंजी है। यानी कि अगर मुझे मेरे धर्म का कोई स्लोगन, कोई नारा याद आता है आस्था के से, मैं आस्था के साथ किसी नारे को बुलंद करता हूँ तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे किसी दूसरे धर्म की अजान को सुनकर अपने धर्म की कोई चीज़ याद आती है, इसका मतलब मैं अपने धर्म को छोटा कर रहा हूँ, मैं अजान को छोटा नहीं कर रहा हूँ। आज की दुनिया में जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, एक और जंग चल रही है, खामोश अनदेखी। लेकिन सबसे ख़तरनाक ये जंग लड़ी जा रही है आपके दिमागों पर। इस जंग का सबसे ताकतवर हथियार है नैरेटिव। आज कुछ ताकतें सिर्फ ये तय नहीं कर रही कि आप क्या देखेंगे, बल्कि धीरे धीरे ये भी तय किया जा रहा है कि किस बात पर आप गुस्सा होंगे, किस मुद्दे को आप इग्नोर करेंगे, किस से आप डरेंगे, किस से आप हीरो समझेंगे और किसे विलन। ये काम होता है कभी मीडिया के ज़रिए, कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ज़रिए, कभी एल्गोरिदम्स के ज़रिए और कभी उन इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए जिन पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता कि जिस राय का वो इजहार कर रहा है वो उसकी अपनी राय है भी या नहीं। आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आज हम इसी नैरेटिव वॉर को समझने की कोशिश करेंगे। मीडिया, पॉलिटिक्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एल्गोरिदम्स, यूथ साइकोलॉजी और प्रोपेगेंडा, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपका होस्ट अरशद हुसैन, और आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं जनाब सलमान अहमद साहब, नेशनल मीडिया सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, जो सिर्फ इन मुद्दों को समझते नहीं हैं बल्कि इससे निकलने का रास्ता भी जानते हैं। तो चलिए आज का हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सलमान भाई, मैं आज के इस पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधा सवाल पर आते हैं। सलमान भाई, आज नैरेटिव का जो लफ्ज़ है बहुत आम बोला जा रहा है, सब लोग इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन आम आदमी को अगर समझना हो कि एग्जैक्टली नैरेटिव होता क्या है, क्या ये सिर्फ कोई एक व्यू पॉइंट है या पब्लिक थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने का कोई ज़रिया है, पावरफुल टूल है, क्या है असल में नैरेटिव? देखिए, नैरेटिव बेसिकली कहानियों को, स्टोरीज़ को कहते हैं, लेकिन स्टोरीज़ सिर्फ वो नहीं होती जो आप स्टोरी बुक में पढ़ते हैं। कहानियाँ वो नहीं होती जो कहानी कहकर आपको सुनाई जाती हैं, बल्कि आप देखेंगे
तो सच्ची बात यह है कि एक इंसान की ज़िंदगी हज़ारों कहानियों से मिलकर बनती है और हज़ारों कहानियाँ मिलकर एक इंसान की ज़िंदगी को बनाती है। तो हमारी ये जो दुनिया है, यहाँ करोड़ों कहानियाँ फैली हुई हैं। आप देखें, एक बच्चा जब सीखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, तो वो सारी चीज़ों को कहानियों से सीखता है। और ये कहानियाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं होती, बल्कि ये कहानियाँ उस बच्चे की मानसिकता को डेवलप करती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कहानियों के ज़रिए से गैर महसूस अंदाज में एक बच्चा सीखता और समझता है। तो जब आप नरेटिव कहते हैं या नरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी कहानी डेवलप करना जिसके ज़रिए से लोगों के ओपिनियंस को गाइड किया जाए। एक राष्ट्रवाद की कहानी है, उसके अंदर हज़ारों कहानियां हैं। तो जब आप उन कहानियों को प्रमोट करते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना प्रमोट होती है, लोग उसके मुताबिक बिहेव करना शुरू करते हैं। एक पूंजीवाद की कहानी है, एक सांप्रदायिकता की कहानी है, एक सद्भावना की कहानी है। तो ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जो एट ए टाइम हमारी दुनिया में पनप रही हैं। अब होता ये है कि इन हज़ारों कहानियों में से जिन कहानियों को ज़्यादा सुनाया जाएगा, जिनको ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा, खुद ब खुद इंसान अपने आप को उन कहानियों के मुताबिक ढालता चला जाएगा। तो सिंपल भाषा में ये कहा जाएगा कि इंसान जिस चीज़ को भी अमल करता है, जिस चीज़ को फॉलो करता है, वो इस बुनियाद पर करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके मुताबिक है। लेकिन सवाल ये है कि वो अंडरस्टैंडिंग किस बुनियाद पर बन रही है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली नरेटिव्स की बुनियाद पर बन रही है। और नरेटिव्स बेसिकली सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, फेक भी होते हैं, रियल भी होते हैं, दोनों का मिक्सचर भी होते हैं। तो ये असल मामला है। जी यानी नैरेटिव बिल्डिंग के दो एस्पेक्ट्स आपने बताए कि ये पॉजिटिव साइड्स भी इसकी है और इसकी नेगेटिव साइड भी जो है पाई जाती है। सलमान साहब, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है और जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे देश ही की बात करें तो उसके यूज़र्स जो हैं वो करोड़ों में पाए जाते हैं। एक सर्वे बता रहा है कि यूट्यूब के तकरीबन 50 करोड़ उसके यूज़र्स हैं जो सिर्फ हमारे देश में पाए जाते हैं। इस तरह के और मीडिया प्लेटफॉर्म भी पाए जाते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि नरेटिव नेगेटिव साइड्स भी हो सकता है और पॉजिटिव साइड्स भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन स्टडीज़ में जो एक कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है जिसे हम कहते हैं एजेंडा सेटिंग थियरी, और मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज ये कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मीडिया कैसे अपने ओपिनियन बिल्ड करता है और उसके लिए वो क्या टूल्स इस्तेमाल कर सकता है, उसकी क्रोनोलॉजी क्या हो सकती है। यानी मीडिया आज ये तय तो कर रहा है, जैसा आपने भी कहा कि हम क्या सोचें, ये मीडिया जो है वो तय कर रहा है, किस बारे में सोचें वो तय कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी ओपिनियन बिल्डिंग की क्या तरीका है और इसकी क्रोनोलॉजी क्या क्या हो सकती है, ताकि हमारे व्यूअर को समझने में जो है आसानी हो जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मीडिया बेसिकली न्यूज़ को डिलीवर करने का एक टूल या सोर्स है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बल्कि मीडिया प्राइमरीली पब्लिक ओपिनियंस को बनाने का एक पावरफुल टूल है। अब वो कैसे काम करता है आप देखिए। आप जाते हैं मार्केट में और 4 रुपये का एक अखबार ख़रीदते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उस 4 रुपये के अखबार में 42 पेजेस हैं, 48 पेजेस हैं, पूरा का पूरा पेपर कलर में है। तो जाहिर सी बात है कि उस अखबार की प्रिंटिंग कॉस्ट 14 रुपये है और वो बेच रहा है 4 रुपये में। तो एक अखबार के ऊपर वो अखबार वाला जो 10 रुपये का लॉस है उसका। तो सवाल ये पैदा होता है कि लॉस में तो कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई अखबार चलाएगा नहीं। तो ये 10 रुपये कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं एडवर्टाइजमेंट से। अब जो एडवर्टाइजमेंट देता है वो अखबार को कंट्रोल भी करता है। अगर मैं आपके पेपर को ऐड दूंगा तो मेरा कंट्रोल आप पर आ जाएगा। मैं कहूँगा कि आप मेरे ख़िलाफ़ कोई न्यूज़ नहीं छाप सकते हैं, मेरे ख़िलाफ़ कोई स्टोरी नहीं कर सकते हैं, मेरे अगेंस्ट कोई नेगेटिव बात चाहे सही क्यों ना उसको शाये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो मैं एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दूंगा। एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर चलना बंद हो जाएगा। तो अब ऐड कौन देता है? या तो सरकारें देती है या कॉर्पोरेट कंपनीज देती हैं। अब कंपनीज अगर देंगी तो कंपनीज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी और एजेंडा अखबार का वो होगा जो कंपनी डिक्टेट करेगी। सरकारी ऐड चाहिए तो सरकारी एजेंडा चलाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम ऐसा है कि जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं
वो सामने नहीं होते हैं। एडिटर और सारे रिपोर्टर्स ये तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन जो ओनर्स होते हैं वो उसके पीछे होते हैं, और ओनर्स के पीछे भी जो होते हैं वो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो कॉरपोरेट होता है या सरकारें होती हैं। और ये सरकारें फंडिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अखबारात के, मीडिया के, टीवी चैनल्स के एजेंडा को सेट करती हैं। और ये एजेंडा कैसे सेट होता है? जिस वक्त हम इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो दुनिया में एट ए टाइम हज़ारों इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कहीं रेप हो रहा होगा, कहीं करप्शन हो रहा होगा, कहीं वॉर हो रही है, कहीं कोई और क्राइम हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। तो अब इसमें से ये सरकारें या ये कॉरपोरेट ये देखता है कि इन हज़ारों स्टोरीज़ में से कौन सी स्टोरी मेरे काम की है, कौन सी स्टोरी मेरे पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाएगी, कौन सी स्टोरी मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करेगी। वो उसके मुताबिक जो मीडिया को गाइड करता है कि इस टाइप की स्टोरीज़ आनी चाहिए। और चूँकि मीडिया आम तौर पर इन पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो इनके एजेंडा को, इनके नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। इस तरीके से पब्लिक डिस्कशन में वही चीज़ें आ पाती हैं जो इन कॉरपोरेट्स के लिए फ़ायदेमंद होती है, सरकारों के लिए फ़ायदेमंद होती है, या पावरफुल लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए आप देखेंगे रेप की केस हो, दिल्ली में हो जाए, अहमदाबाद में हो जाए, मुंबई में हो जाए, पूना में हो जाए, मेट्रो सिटी में हो जाए, तो बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। लेकिन उससे 10 गुना बड़ा वाक़या अगर किसी गाँव में हो जाए तो वो न्यूज़ नहीं बनेगी। किसी बड़े शहर में 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो वो नेशनल मीडिया की न्यूज़ हो जाए, और किसी गाँव के अंदर 10 घंटे तक लाइट नहीं आए तब भी वो कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये सारा जो सिस्टम हमें बताता है कि इंसानों को इंसानों की तरह नहीं देखा जाता, इक्वल नहीं देखा जाता, बल्कि जिन लोगों के पास पावर है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मुद्दे सेट करते हैं, और पब्लिक चूँकि उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करती है, इसलिए जिस चीज़ को मुद्दा बताया जाता है लोग समझते हैं कि वो मुद्दा है, जिस चीज़ को मुद्दा नहीं बताया जाता लोगों के नज़दीक में वो मुद्दा नहीं रहता। इस तरीके से एजेंडा सेट होता है, एजेंडे के साथ नैरेटिव सेट होता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर पूरा पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक बिहेवियर शेप पाता है। तो सलमान साहब, तो ये तो बहुत डेंजर चीज़ है। यानी एक एंड यूज़र जो अपने घर पे बैठ के टीवी चैनल या मोबाइल पे वीडियोस या कुछ चीज़ें देख रहा है, तो वो तो वही कंज्यूम कर रहा है जो उसको बड़े बिग बिजनेसमैन या सरकारें या पॉलिटिकल लोग उसको बताना चाह रहे हैं। तो उसकी तो खुद की तो कोई राय रही नहीं, कुछ तो उसके पास बचा नहीं, या उसके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बची जिसके ऊपर वो सोचे या थिंकिंग करे। सब बड़े लोग तय कर रहे हैं। तो जबकि हम एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उसमें भी फिर तो जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ज़्यादातर वो उन्हीं लोगों के ज़रिए इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये तो बड़ा चैलेंज है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप जिस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कंज्यूम कीजिए। क्योंकि जो आप कंज्यूम करेंगे आप उसके मुताबिक बनते चले जाएंगे। जिस तरह आप खाने पीने के मामले में कॉन्शियस होते हैं, दीगर चीज़ों के मामले में कॉन्शियस होते हैं। अब हो क्या गया है मोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ों के नतीजे में कि बहुत ईजीली बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है, तो लोग कॉन्शियसली कंटेंट को चूज़ करने के बजाय जो आसानी से मिल जा रहा है, जो थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस है, जो ज़्यादा सेंसेशनल है, उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कंजम्पशन मेरी पूरी साइकी को, मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इसके साथ ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि सारा मीडिया ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत से इंडिपेंडेंट मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्स स्टोरीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि हम ये कोशिश करें कि हम यूनिडायरेक्शनल होकर चीज़ों को नहीं देखें। आपका इंक्लिनेशन चाहे टूवर्ड्स राइट हो, तब भी आप कोशिश करें कि कुछ आप सेंट्रिस्ट और कुछ लेफ्ट लीनिंग के लोगों को भी पढ़ें। अगर आप मुस्लिम हैं तो भी देखें कि आप हिंदुत्व पॉइंट ऑफ व्यू को रीड करें, उसको भी समझें। अगर आप फेमिनिस्ट हैं तब भी आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को एटलीस्ट देखने की कोशिश करें ताकि पर्सपेक्टिव समझ में आए। ये हमारा कंसर्न नहीं है कि इंसान ये देखे ये नहीं देखे। हमारा कंसर्न ये है कि ओवरऑल ये होना चाहिए कि हम डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को स्पेस दें। उसको जब हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स को सुनेंगे तो खुद ब खुद फिर हम एनालिसिस करें, उसके बाद जो चीज़ सही लगेगी उसकी तरफ आगे बढ़ें। जी सलमान साहब, एक चीज़ ये होती है कि पब्लिक का कुछ रिएक्शंस आते हैं, कुछ इशू हो गया तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है, नेचुरल लगता है वो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, असल में ये बहुत सोची समझी तरीके से इसको बनाया गया है ना। मिसाल के तौर पर एक जैसे बहुत फेमस केस हुआ BTCS का, जो नासिक का जो केस हुआ है ना, और उसमें पब्लिक आउटरीच भी हुआ, थोड़ा सा मीडिया ने उसको उस तरह से जो है वो पेश भी किया। तो मीडिया को यानी पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है किस पे हमें रिएक्शन देना और किस पे हमें जो है वो रिएक्शन नहीं देना है।
तो टीसीएस के केस से क्या समझ में आ रहा है हमको, मीडिया और सोशल मीडिया का जो यानी काम होना चाहिए, क्या समझ में आता है हमको? इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को देखकर पब्लिक सेंटिमेंट्स को जज नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात मीडिया बहुत चिल्ला कर बोलता है कि जनता सवाल कर रही है, लेकिन वो जनता के सवाल नहीं होते हैं। तो कोई चीज़ वो भी उनका एजेंडा ही होता है कि हम ये बता दें कि जनता का सवाल है। बहुत तो मुझे लगता है कि टीसीएस के केस में भी उसको उछाला बहुत गया मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन आम जनता उसको लेकर जो है वो बहुत फिक्रमंद थी, मेजॉरिटी उसको लेकर जो बहुत बात कर रही थी। शायद वैसा नहीं है। अब टीसीएस के केस की हकीकत जहाँ तक हमको लगता है वो सिंपल ये कि आपको थोड़ा सा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। कभी किसी स्टोरी को उछाला जाता है तो ये भी पब्लिक को सोचना चाहिए कि असल में उस स्टोरी को उछालने में जिस स्टोरी को दबाया जा रहा है वो असल कहानी होती है। तो नासिक में टीसीएस असल कहानी नहीं थी। टीसीएस केस से पहले एक और केस आया था जहां एक फ्रॉड आदमी को पकड़ा गया जो एक रिलीजियस गुरु बना हुआ था और उसने जो सैकड़ों औरतों को एक्सप्लॉइट किया। यस। और वो जो औरतें थी वो बहुत पावरफुल, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज और बड़ी बड़ी फैमिलीज से बिलोंग करने वाली औरतें थी जिनको धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर ठगा गया, उनका शोषण किया गया। और वो स्टोरी जो वो छाई हुई थी, हर जगह वही चल रही थी। और वो स्टोरी थी नासिक की। तो अब जाहिर सी बात है कि उस स्टोरी से थोड़ी सी तवज्जो हटानी थी, इसीलिए नासिक को सिलेक्ट किया गया, वहाँ टीसीएस को सिलेक्ट किया गया और एक ऐसी कहानी बनाई गई जिसका कोई सर पैर नहीं। आप इमेजिन कीजिए कि 200 लोग हैं एक कंपनी में, उनमें 6-7 लोग मुसलमान हैं। तो ये 6-7 लोग ज़बरदस्ती 200 लोगों को बीफ कैसे खिला सकते हैं? ये 6-7 लोग ज़बरदस्ती जो बाकी लोगों का कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? ये लोग ना बॉस हैं, ना इनके कंट्रोल में कोई चीज़ है। एक लड़की जो बहुत ही लोअर लेवल पर जॉब करती है उसको ज़बरदस्ती एचआर मैनेजर डिक्लेयर कर दिया गया। उसका एचआर डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, यहाँ तक कि वो एचआर मैनेजर हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये जो सारी कहानियाँ हैं ये इसलिए घड़ी जाती हैं कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकाया जाए, दूसरी तरफ इसके बहाने से नए नए नैरेटिव्स खड़े किए जाएँ। टीसीएस के केस ने एक नए आइडिया को जन्म दिया, या पहले से आइडिया था उसको और मजबूत किया। वो ये है कि इस बात की कोशिश की जाए कि मुसलमान की जो इमेज है वो लोगों की नज़र में डाउटफुल हो जाए, उसका हर एक्शन डाउटफुल हो जाए। उसी में एक एंगल ये भी है कि मुसलमान अगर कहीं जॉब कर रहा है और उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी बना रहा है, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहाँ भी उसकी पोजीशन ख़राब करने के लिए इनको कॉरपोरेट जिहाद का प्रोपेगेंडा खड़ा करना था। कॉरपोरेट जिहाद का नैरेटिव बनाना था कि कॉरपोरेट में मुसलमान जो है वो लोगों को बहका रहे हैं, कन्वर्जन करा रहे हैं, लड़कियों को फंसा कर शादी कर रहे हैं। और उस झूठे नैरेटिव को मजबूत करने के लिए ये सारा खेल जो रचा गया और उसके कुछ ही दिनों में उस गुब्बारे की हवा भी निकल गई। अब एफआईआर तो बाकी है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है उनको भी मालूम है कि उस केस में कोई जान नहीं है। यस सलमान साहब, जैसे आपने अभी एक बात कही, कॉरपोरेट जिहाद है ना, इस तरह की और भी चीज़ें बार बार हमें मीडिया में देखने को मिलती है। जैसे देश खतरे में है ना, फिर ये लोग एंटी नेशनल हैं और फलाना कम्युनिटी बड़ी डेंजर है ना, ये लोग यानी बीफ पार्टी करते हैं, और या यूँ भी कहे कि ये हमारे देश का सेवियर है, फलाना लीडर जो है वो देश का जो है वो सेवियर है। तो इमोशन को, एंगर को, फियर को, ये सबको मिला के मीडिया जो है वो कोई चीज़ जो है वो पेश कर रहा है ना। तो ये पूरा जो मीडिया का इकोसिस्टम है और ये जो प्रोपेगेंडा पेश करता है और ख़ास टर्म को ही उछाला जाता है ना। आपके पास भी ऐसे कई सारे टर्म्स होंगे जो ख़ास यानी मुसलमानों के बारे में भी है कि उन्हीं को टारगेट बना के बनाया जाता है, और जो भी सिस्टम के यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट अप्रोच रखने वाले जो कि सिस्टम वाले कह रहे हैं होते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। तो क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो यानी वेल डिफाइंड एजेंडा और अल्फाजों के साथ ही मीडिया को के सामने जो है वो पेश की जा रही है? देखिए, अल्फाज बहुत पावरफुल होते हैं। आप एक वर्ड कहते हैं लेकिन वो वर्ड अपने अंदर पूरी स्टोरी रखता है। जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। आप कहिए घर वापसी और आप कहिए कन्वर्जन गैंग, दोनों बेसिकली रिलीजन का चेंज है। लेकिन जब आप घर वापसी कहते हैं तो एक बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ पैदा होती है, लेकिन जब आप कन्वर्जन कहते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई कॉन्स्पायरेसी चल रही है। उसी तरीके से आप देखिए कि रिलीजियस प्रोसेशन कि एक धार्मिक यात्रा जा रही है, लेकिन अगर उसी को कोई दूसरा करे तो फिर ये देखिए कि ये स्टोन पेल्टर्स हैं, ये जो पथराव करने वाले लोग हैं। इसी तरीके से अगर कोई एक इंसिडेंट हो तो खुद के लिए नेशनलिस्ट और दूसरे के लिए
टुकड़े टुकड़े गैंग। उसी तरीके से आप देखिए कि अगर जो है वो एक ख़ास ग्रुप का मामला है तो उसको आप एक अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, दूसरे के लिए अलग करेंगे। आप किसी को मौलाना कहिए, उसमें रिस्पेक्ट होगी। आप मुल्ला कहिए, ऐसा लगेगा कि कोई डेरोगेटरी टर्म्स है, कटमुल्ला मुल्ला इस तरह। तो ये जो सारी वर्डिंग्स हैं, होता ये है कि ये वर्ड्स इंसान के माइंड में चिपक जाते हैं और उसके ज़रिए से उसकी एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, पब्लिक साइकी पर जो लोग काम करते हैं उनके ज़रिए से ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को घड़ा गया जिसके ज़रिए से कंटिन्यूस समाज में डिस्कॉर्ड, डिसहार्मोनी और नफ़रत और अदराइजेशन का प्रोजेक्ट चले। अब ये अदराइजेशन हमारे देश में क्यों है, इसको समझिए। असल बात क्या है कि मुझे अगर लोगों पर राज करना है, मुझे पावर चाहिए, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन तो ये होगा कि मेरे पास कोई पॉजिटिव एजेंडा हो, कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा हो, कोई बड़ी चीज़ हो जो सबकी भलाई की हो। मैं उसको समाज के सामने पेश करूँगा और कहूँगा कि देखिए मेरे पास ये कुछ है, इसके बदले आप मुझे पावर दीजिए। अब अगर किसी के पास वो नहीं होगा तो उसकी मजबूरी क्या हो जाती है, वो ये कहता है कि मुझे दुश्मन बनाना पड़ेगा किसी को, और वो बताएगा सबको कि देखो वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारे खिलाफ है और उससे बचना है तो तुम सब मेरे अंदर में आ जाओ। तो असल हो कि गया है हमारे देश की राजनीति में कि एक दुश्मन खड़ा गया और बदकिस्मती से वो दुश्मन मुसलमान है और उस दुश्मन का डर दिखाकर बाकी समुदाय को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है कि मुसलमान तुम्हारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेंगे, उससे बचना है तो मुझे वोट दो। मुसलमान तुम्हारी गाय लेकर चले जाएंगे, उससे बचना है तो मुझे वोट दो। मुसलमान दंगा करेंगे, उससे बचना है तो हमको पावर दो। तो एक तरीके से एक आर्टिफिशियल एनिमी को क्रिएट किया गया और उस एनिमी के सिलसिले में मुस्तकिल नफ़रत पैदा रखने के लिए नई नई चीज़ें, लॉ जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, यूपीएससी जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद, लैंड जिहाद, गज़ हर चीज़ को जो नेगेटिव हो सकती है उसको जिहाद से, इस्लाम से, मुसलमानों से जोड़कर पेश किया गया ताकि उसके ज़रिए से नफ़रत की आग जलती रहे और उस आग में ये लोग अपनी रोटियां सेकते रहे, अपने फ़ायदे जो है वो उठाते रहें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जनरेशंस जनजी उसको समझ रही है, लोग अब इस प्रोपेगेंडे को बहुत ज़्यादा बाय नहीं कर रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन और दूसरी बहुत सारी चीज़ों का चैलेंज है, लेकिन इस्लामोफोबिया का ये जो पूरा तिलिस्म घड़ा गया था, धीरे धीरे लोग उसको समझ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये सारा फेक प्रोपेगेंडा है। अब भी इसके अगेंस्ट काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ये जो पूरी वॉल इन्होंने बनाई थी इस्लामोफोबिया की, इस प्रोपेगेंडे की, उसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं। थोड़ी मेहनत होगी तो ये वॉल इंशाल्लाह टूट भी जाएगी। सलमान साहब, अब ये जो जिस तरह का कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो बातें आपने अभी कही, और ये 24/7 ये जो है स्क्रीन पे जो है वो चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो नुकसानात हैं, एक तो उसके पॉलिटिकल नुकसानात हैं जो होने हैं, यानी एक नुकसान, बड़ा नुकसान जो है वो देश को है और देश की जनता को है ना। यानी इस तरह के चीज़ों का काउंटर इसलिए करना कि सामने कोई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा हो, एक बात तो ये है, लेकिन जबकि हम ये समझ रहे हैं कि ये सब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत डेंजर सिचुएशन जो है वो होने वाली है। तो हम ऐसा तो क्या करें, यानी जो लोग भी ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उनको ये समझ में आए कि एक्चुअली हम ये किसी के, यानी ये जो भी काउंटर नैरेटिव खड़े करते हैं, ये सिर्फ सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं है, एक्चुअली ये पूरे हमारे समाज के अगेंस्ट में है, जिससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी पहुंचा तो रहा है उनको, उनकी छवि जो है वो ख़राब की जा रही है, लेकिन इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होने वाला है, बाकी पूरे समाज को भी इससे नुकसान होने वाला है। जी बिल्कुल, पूरे समाज को नुकसान होता है और असल नुकसान जो लोग नफ़रत कंज्यूम करते हैं और फैलाते हैं उनको होता है। जी देखिए, समाज और देश की बात भी बाद में आएगी। मैं समझता हूँ कि इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये कि इंसान इंसान के तौर पे बाकी नहीं रहता। इंसान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसका माइंड है। अगर आपका माइंड स्लेव हो जाए, गुलाम हो जाए किसी चीज़ का, तो उसके बाद आपकी आज़ादी ख़त्म हो गई ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, जब आप किसी का कत्ल करते हैं तो सिर्फ जिसका आप मर्डर कर रहे हैं वो कत्ल नहीं होता, बल्कि किसी और को कत्ल करने से पहले आप खुद कातिल बन जाते हैं। तो आप पहले अपने अंदर की मानसिकता को, अपने अंदर की इंसानियत को ख़त्ल करते हैं,
उसके बाद सामने वाले को ख़त्ल करते हैं। जब तक आप अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को ख़त्ल नहीं करेंगे, आप किसी और ह्यूमन को ख़त्ल नहीं कर सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जब आप किसी और से नफ़रत कर रहे हैं तो बेसिकली आप नफ़रत करने वाले इंसान बन रहे हैं, और उसके नतीजे में आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मोरालिटी, आपकी साइकोलॉजी, आपकी का मेंटल हेल्थ, हर चीज़ डिस्ट्रॉय होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी है, इसमें कमी नहीं हो रही है। पावर आ गई है, हर चीज़ आ गई है, लेकिन जितना ज़्यादा पावर आ गई है, लोग उतना ही अपने आप को वल्नरेबल समझ रहे हैं। जो जितना पावरफुल है वो उतना ज़्यादा जो वो अपने आप को डिस्टर्ब है, क्योंकि नफ़रत की कोई लिमिट नहीं है ना। खून एक बार इंसान की ज़ुबान को लग जाए तो वो सेटिस्फाई ही नहीं होता, वो एक से ज़्यादा मांगता ही रहता है। तो ये बात हमको जो है वो समझनी पड़ेगी और लोगों को समझानी पड़ेगी कि नफ़रत की आग में जब आप दूसरों को जलाते हैं तो प्राइमरीली आप खुद जलते हैं, आपका अपना नुकसान होता है। अब आप देखिए ना कि इसके नतीजे में जो धर्म का पूरा आइडिया डिस्ट्रॉय हो गया। कि एक तो ये है कि धर्म का आइडिया ये था, मज़हब का, कोई भी मज़हब हो, वो आइडिया ये है कि इंसान उसके ज़रिए से ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, गॉड से जुड़ता है। उसके अंदर नरमी पैदा होती है, ह्यूमिलिटी पैदा होती है, अच्छी इंसानियत की अच्छी क्वालिटीज़ पैदा होती है। लेकिन जब आप मज़हब को, धर्म को राजनीति के लिए और नफ़रत के लिए यूज़ करने लग जाते हैं तो अब क्या हो गया, अब पूरा धर्म रिड्यूस हो गया है दूसरे के अपोजिशन में। यानी कि अगर मुझे मेरे धर्म का कोई स्लोगन, कोई नारा याद आता है, आस्था कैसे, मैं आस्था के साथ किसी नारे को बुलंद करता हूँ तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे किसी दूसरे धर्म की अजान को सुनकर अपने धर्म की कोई चीज़ याद आती है, इसका मतलब मैं अपने धर्म को छोटा कर रहा हूँ। मैं अजान को छोटा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने धर्म को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोटा कर रहा हूँ कि मुझे मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह किसी दूसरे को देख कर याद आ रहा है। इसका मतलब रिलीजन भी पॉलिटिसाइज हो गया, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी पॉलिटिसाइज हो गई, आपने हर चीज़ को जो है वो किसी दूसरे के अगेंस्ट में बिल्ड किया, तो आपकी अपनी कोई शख्सियत, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी तो बची ही नहीं। इससे बड़ी क्या दरगाहें देख कर ही मुझे नारे याद आते हैं, वहीं खड़े होकर मैं जोर जोर से नारे लगाता हूँ, है ना। तो ये एक्चुअली वो अपने ही बिलीफ सिस्टम पर ही वो सवाल करने लग रहा है। जी, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर रिलीजियस असर्शन की ख्वाहिश तो है, लेकिन रिलीजियोसिटी बची नहीं, धार्मिकता बची नहीं, लेकिन आप धर्म का जो वो प्रचार करना चाह रहे हैं, उसका जो झंडा बुलंद करना चाह रहे हैं। जी जी। सलमान साहब, एक चीज़ और जो इसी सवाल से जुड़ी मेरे जहन में आ गई अभी, वो ये कि अब ये सब इश्यूज़ हमारे सामने हैं। अब अगर इसको हमें ख़त्म करना हो या इसको थोड़ा डाइल्यूट करना है, इस पूरे सिनारियो को जो बना हुआ है, तो एज एन इंडिविजुअल, भारत देश का एक नागरिक जो कि समझ रहा है, जैसे देश में ऐसे कई सारे इंसाफ पसंद लोग हैं जो इसको सही नहीं समझते, वो अपने अपने लेवल पर इस पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पहली चीज़ तो मैं समझना चाहता, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जैसे कर रही है। फॉर एग्जांपल कोरोना का काल हम जब देखते हैं तो इतनी नफ़रत होने के बावजूद भी मुसलमानों ने जिस तरह से अपने दरवाजे खोले, यहाँ तक कि उनके मुर्दे भी उन्होंने जलाए, है ना, खिदमत के बड़े बड़े काम किए, और भी बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उससे मुसलमान फ़ौरन आगे आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई किसी को डूबता हुआ देख लिया, यानी जहाँ नफ़रत का पूरा गढ़ है, वो ऐसे इलाकों में से भी स्टोरीज आती हैं, तो फ़ौरन तालाब में कूद गए और उनको निकाल के लिया। वो देखते नहीं कि इनका धर्म क्या है, जाति क्या है ना। तो एक तो टूल ये है कि नफ़रत का जवाब इस तरह से मोहब्बत से जो है वो दिया जाए, तो मुस्लिम कम्युनिटी भी और एक इंडिविजुअल भी। इसको अगर अब हमें, जाहिर सी बात है मीडिया ही से इसको तो काउंटर नहीं कर सकते, और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, आपको जो समझ में आ रही? मुझे लगता है कि पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डायलॉग और इंगेजमेंट है। ये जो पूरा सिस्टम है नफ़रत का, ये असलन जो है वो डिसएंगेजमेंट पर चलता है। यानी कि संवाद को ख़त्म कर दीजिए, डायरेक्ट इंटरेक्शन को, कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दीजिए, तभी प्रोपेगेंडा चल सकेगा, तभी मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकेगी। अगर दो लोगों के दरमियान आपस में बातचीत है तो आप उनके दरमियान लड़ाई लगा सकें, ये बहुत मुश्किल है। तो पहला काम जिस पर बहुत फोकस करना होगा वो ये है कि हम डायलॉग को कितना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कितना इंगेजमेंट बढ़ सकता है, उस पर काम करें। और उसमें दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। मुसलमानों की भी मानसिकता में तब्दीली आनी चाहिए कि अगर हम भी ये सोचें कि हमारा स्कूल अलग, कॉलेज अलग, मोहल्ला अलग, गली अलग, सारी चीज़ें अलग, हम भी आइसोलेशन में रहें, बाकी लोग भी आइसोलेशन में रहें, तो ऐसे में जो नफ़रत का बढ़ना आसान हो जाता है। तो पहला सजेशन तो ये होगा कि हर लेवल पर कोशिश कीजिए कि कितना ज़्यादा आप लोगों से डायलॉग कर सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं।
सकते जी। हैं। ये सबसे पावरफुल चीज़ है। जी। दूसरा ये है कि हमको एज ए मुस्लिम उम्मा पूरे समाज और पूरी इंसानियत के लिए बात करनी चाहिए, और इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि चूँकि नफ़रत है, सांप्रदायिकता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए करना है। वो नहीं होती तब भी ये हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों की खिदमत कोविड के दौरान करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि चूँकि लोग कम्युनलिज्म है, हम खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे तो लोगों के दिल बदलेंगे। हम लोगों के दिल बदलने के लिए नहीं करते हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको करते रहेंगे। जी। तो ये समझना होगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खैर उम्मत के तौर पर कि हम तमाम इंसानों की भलाई का काम करने वाले लोग हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे देश में, और ये भी तीसरी बात मुसलमानों को, मुझे और आपको समझना चाहिए कि यहाँ जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं हो रहा है, बल्कि देश की बड़ी आबादी जो है वो परेशान है। उसमें दलित भाई हमारे शामिल हैं, आदिवासी बहनें और भाई हमारे शामिल हैं, दीगर कम्युनिटीज़ के लोग शामिल हैं, मज़दूर तबका है, गिग वर्कर्स हैं, जेंजी है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो हमको सबके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सबके साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो बाइफर्केशन बना दिया गया ना कि ये हमारे मुद्दे, ये दूसरों के मुद्दे, ये हमारी समस्या, ये दूसरों की समस्या, इस तरीके से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये समझना होगा कि सारे लोग अपने लोग, सारे मसले अपने मसले, और सबका काम अपना काम। जब हम इस स्लोगन को, इस नारे को लेकर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों से जुड़ेंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे और हम मिलकर एक बेहतर समाज बनाएंगे। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का एक स्कैंडल बाहर आया 2016 में है ये सलमान साहब। सोशल मीडिया पे जो चीज़ यूज़र कंज्यूम कर रहा है, यानी उसकी लाइक, उसकी डिसलाइक, वो जो वीडियो शेयर कर रहा है, जो उसकी प्रोफाइल वहाँ पर बन रही है, तो उन्होंने वो डेटा एनालिसिस किया और उस एनालिसिस करने के बाद उन्होंने कुछ मैनेजमेंट किया उसका, और एक ख़ास ग्रुप को उसका जो है वो फ़ायदा पहुंचाया। तो इंडिया में भी हर दिन तकरीबन इलेक्शन हो रहे हैं, साल में कई महीने इलेक्शन में गुजर जाते हैं। तो अब लग ये रहा है कि इलेक्शन जो है वो ग्राउंड पे नहीं जीते जा रहे बल्कि स्क्रीन पर जीते जा रहे हैं। तो ये क्या पूरी साइकोलॉजी है, ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा है जो यानी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इसको मैनेज कर रहे हैं, जैसा आपने पहले भी कहा था, तो पॉलिटिकल यानी जो लोग हैं वो भी इसको अरेंज कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहें? तो देखिए, ये सोशल मीडिया के सिलसिले में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री होते हैं, आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन बात ये होती है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। आप अगर किसी प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप खुद प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो होता ये है कि आज के दौर में डेटा एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि जिसके पास डेटा होगा, लोगों की इन्फॉर्मेशन होगी, वो बेसिकली इंसान के बिहेवियर को, उसकी प्रायोरिटीज़ को, उसके लाइफस्टाइल को, उसके इश्यूज़ को, उसके प्रेफरेंसेस को, सबको प्रेडिक्ट कर सकेगा। तो होता ये है कि हम जब सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, हमारे पास प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा जो वो चर्चा नहीं होता, लोग उसको लेके कंसर्न नहीं होते हैं, तो वो अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो 10 किस्म की चीज़ों की परमिशन और एक्सेस आपसे मांगता है, बिना जाने हम जो सारी चीज़ों का एक्सेस दे देते हैं। तो उसके ज़रिए से उन कंपनीज़ के पास हमारा डेटा जाता है, उस डेटा का एनालिसिस होता है और फिर उस डेटा को बेचा जाता है। वो कॉरपोरेट को भी बेचा जाता है, वो अलग अलग मार्केटिंग एजेंसीज़ को भी बेचा जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बेचा जाता है, और फिर उस डेटा की बुनियाद पर वो असेस करते हैं, रीड करते हैं कि सोसाइटी में किस सेगमेंट को क्या चाहिए, और उसके मुताबिक वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपनी पॉलिटिकल मार्केटिंग करते हैं, अपने स्लोगन्स शेप देते हैं। आप देखें, आप किसी जगह, आप गूगल पर सिंपल सर्च कीजिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, आप सर्च कीजिए, थोड़ी देर बाद बंद करके रख दीजिए, अगले दिन से आपको कॉल आना शुरू हो जाएंगे कि हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है, ये कोर्स अवेलेबल है। आपने उस इंस्टीट्यूट से कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन आप कहीं सफ़र पर जाते हैं, तो आप शिमला गए, तो वहाँ जो होटल्स के मैसेजेस आपको आना शुरू हो जाते हैं कि हमारे पास आप रुक सकते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि जिस चीज़ को हम प्राइवेट समझते हैं वो भी प्राइवेट बाकी नहीं रहती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की पावर को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। इलेक्शन अब भी असलन तो ग्राउंड पर लड़े जाते हैं, ग्राउंड पर जो मैनेवरिंग होती है, जो कैंपेनिंग होती है, काम होता है, पब्लिक मोबिलाइजेशन होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारा डेटा उसमें एक सपोर्टिव रोल फराहम करता है।
तो ये बात सही है कि स्क्रीन एक रोल प्ले कर रही है, लेकिन अभी भी स्क्रीन का रोल ग्राउंड के मुकाबले में बहुत कम है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया के इकोसिस्टम में बहुत एक्टिव होते हैं और चूंकि वो उसमें इतने अंदर तक घुसे होते हैं कि उनको बाहर की दुनिया इर्रेलेवेंट लगती है। लेकिन अब भी आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में है वो सोशल मीडिया पर तो इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जीज वो ग्राउंड पर लगा रहे हैं। और आगे भी जो लोग ग्राउंड पर जोर लगाएंगे वो सोशल मीडिया के या मीडिया के भरम को तोड़ भी सकेंगे। यानी कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है मीडिया, सोशल मीडिया का, उसको ब्रेक करने का भी एक जो टूल है वो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है लोगों से, कि आप किसी मीडियम के बिना आम लोगों से जुड़े, बग़ैर किसी मीडियम के, बग़ैर किसी टूल के आप जो है वो आम लोगों के दरमियान जाएं, तो वो जो कनेक्ट पैदा होता है वो असल सोशल और पॉलिटिकल पावर को जन्म देता है और फिर सोशल मीडिया सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। अच्छा, लेकिन आप इस बात पर तो एग्री करेंगे कि जो परसेप्शन किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को बनाना हो तो वो इन डेटा का यूज़ करके वो परसेप्शन बनाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनको सपोर्ट करता है, फिर ग्राउंड रियलिटी जो भी है जैसा आपने कहा, तो वो उनको सपोर्ट तो कर रहा है। जो उन्होंने बनाना था उन्होंने मीडिया के ज़रिए से, जो हासिल करना था वो तो उन्होंने हासिल कर ही लिया है, वो किया है। लेकिन उसमें एक फिनोमेना ये हुआ है कि आप देखेंगे कि सोसाइटी बहुत पोलराइज हो गई है और सोशल मीडिया के नतीजे में किसी एक वॉइस को पूरा कंट्रोल हासिल नहीं है। तो मल्टीपल नरेटिव्स हैं सोशल मीडिया में। मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो डिस्ट्रॉय हो गई है। आप देखेंगे चाहे उनकी टीआरपी देखिए, उनकी व्यूवरशिप देखिए, वो बिल्कुल डाउन है और जो लोग उसको देख रहे हैं वो भी उसको क्रेडिबल नहीं मानते हैं। तो अब तो जो है वो बिल्कुल एक जो डाउनफॉल पर है। तो अब वो पावर ऐसी नहीं बची कि मीडिया जो बताएगा वो चल जाएगा या सोशल मीडिया में कोई एक वॉइस डोमिनेट करेगी, बल्कि हज़ारों वॉइसेस हैं। तो अब इन हज़ारों वॉइसेस में हो ये रहा है कि जिसको जो आइडिया समझ में आता है वो उसको कबूल कर लेते हैं, कन्फर्मेशन बायस के नतीजे में, एटीट्यूड पोलराइजेशन की वजह से। तो अब ये जो अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ, अलग अलग इशूज़ से अपने आप को एसोसिएट करते हुए, उसमें जब फिज़िकल लेवल पर इंटरेक्शन होगा, डायलॉग और कम्युनिकेशन होगा, तब जो है वो चीज़ें थोड़ा और मोबिलाइज होंगी और जो वो एक डायरेक्शन इन मूवमेंट्स को मिलेगा। सलमान साहब, पहले यानी आज से अगर हम सोशल मीडिया का ज़माना जब नहीं था, उस वक्त भी न्यूज़ बनती थी, टीवी चैनल्स थे, न्यूज़पेपर वगैरह थे, तो पब्लिक जो नैरेटिव बिल्ड होता था यानी न्यूज़पेपर पढ़ के, टीवी चैनल्स को देखकर, क्योंकि इस तरह से एक्सेस भी नहीं था लोगों को बहुत ज़्यादा, तो वो एक लिमिटेड सोर्स में था। लेकिन जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और मैंने 2-3 रील देखी किसी ख़ास ग्रुप की, है ना, तो अब होता ये है सोशल मीडिया पे कि मुझे अब बार बार वही दिख रही है। सही। और मुझे फिर ये लगने लगता है कि सब ऐसे ही चल रहा है। यानी मैंने अगर 2-3 कोई सेक्युलर और रवीश कुमार टाइप के ऐसे लोगों को देखा, तो अब मुझे रील वही दिख रही है और मेरा परसेप्शन भी वैसा बन गया है कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसी हवा बनी हुई है, बहुत जुल्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अगेंस्ट में आप देखिए कि जो लोग इनको नहीं देख रहे हैं, दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, उनको वही चीज़ें दिख रही हैं। सही। तो ग्रुप तो ऐसे ही बन गया सोशल मीडिया, नहीं जो ग्रुप ग्राउंड पे दिखने की बात कर रहे हैं वो तो मीडिया में ऐसे ही बन गया है। सही। यही तो सोशल मीडिया की लिमिटेशन है ना, कि वो इको चेम्बर्स बनाता है। जी जी। वो एक छोटे से बबल के अंदर आपको बंद करता है और उस बबल को ही जो है वो आप पूरी दुनिया समझने लगते हैं। इसीलिए हमारा बार बार फोकस है कि सोशल मीडिया से निकल कर या सोशल मीडिया पे लिमिटेड फोकस करते हुए एक्चुअल जो 1-to-1 कॉन्टैक्ट और इंगेजमेंट है उसकी तरफ हमको बहुत बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया ये क्यों करता है आप इसको समझिए। सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं जी, वो बेसिकली बिजनेस कर रही हैं ना। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। अब कस्टमर को बिजनेसमैन कौन सी चीज़ बताएगा? जो कस्टमर को पसंद आने वाली है। तो अब आप इमेजिन कीजिए ना, आप कह रहे हैं कि आप यूट्यूब खोलते हैं, आपको रवीश कुमार ही देखते हैं। अगर आपकी फीड पे बार बार अर्नब गोस्वामी आने लगे तो आप यूट्यूब खोलना बंद कर देंगे। तो वो बेसिकली आप जो देखना चाह रहे हैं वो आपको दिखा रहा है, ताकि आप पलट के बार बार उसकी तरफ आएँ। और आप बार बार आएंगे तो आप उसके कस्टमर रहेंगे, आप उसके कस्टमर रहेंगे तो उसकी पूरी बिजनेस चलेगा। तो ये सिंपल बिजनेस का फंडा है कि आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो दुकान वाले को मालूम होता है कि इसको क्या चाहिए, तो आपके बोलने से
पहले उस टाइप के प्रोडक्ट्स वो आपको दे देते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इस पूरे प्रोसेस में समझ रहे हैं कि मैं फ्री में कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन हम बेसिकली जो है वो एक कंज्यूमर बन गए हैं और वो हमारी साइकी से खेल रहे हैं और धीरे धीरे एक ख़ास डायरेक्शन में हमारे ओपिनियन को लेकर जाने की कोशिश हो रही है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जो लोग सोशल मीडिया को यूज़ भी कर रहे हैं वो बैलेंस यूज़ करें, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को समझें, अलग अलग चीज़ों को पढ़ें, अलग अलग चीज़ों को देखें और उसके ज़रिए से फिर एक ओपिनियन तक पहुंचने की कोशिश करें। आप यूनी डायरेक्शनल कंजम्पशन करेंगे तो यूनी डायरेक्शनल चीज़ें आपको दिखेंगी। जी जी। तो जैसे आपने बात की कि हमारी साइकोलॉजी के साथ यानी जैसा हम जो देखना चाह रहे हैं वो देख रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको बात करें कि एक इंडिविजुअल की ह्यूमन साइकोलॉजी पर और क्या क्या असर पड़ता है, यानी एक ही तरह का कंटेंट बार बार कंज्यूम करने से, यानी अगर थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहें इसके ऊपर, अगर कि हमको जो चीज़ दिख रही है तो उससे मेरे नेचर पर, मेरी साइकोलॉजी पर, है ना, एज ए इंडिविजुअल जो असरात पड़ रहे हैं वो कितने डेंजर लग रहे हैं आपको, कि क्या क्या नुकसान उससे जो है वो हो सकते हैं। मैं एक ही तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वो मेरी साइकोलॉजी बन गई है, उसी तरह का मेरा रिएक्शन भी आ रहा है, फिर उसी तरह से मैं भी बात करूँगा, उसी तरह से एजेंडा सेट करूँगा। तो बहुत सारे असरात तो जो है वो नज़र आ रहे हैं जेनज़ी में ख़ास तौर पर आप देखेंगे। एक तो ये है कि जो डिजिटल दुनिया में जो दुनिया हमको दिखती है और जो रियल लाइफ है उसमें बहुत फ़र्क होता है जी। आप रील्स देखते हैं, दुनिया भर की रील्स देखते हैं और जब अपने घर को देखते हैं तो बिल्कुल एक अलग दुनिया नज़र आती है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, वल्नरेबल समझना अपने आप को, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। हम जिन लोगों को देखते हैं तो सोशल मीडिया की दुनिया एक बिल्कुल अलग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। अब लोग जब अपने आप को देखते हैं तो उनको बहुत फ़र्क नज़र आता है। उनको ये नहीं समझ में आता कि वो स्क्रीन के पीछे जो बताया जा रहा है वो भी बहुत एडिटिंग और फिल्टर के साथ हमारे पास आ रहा है। गिल्ट कॉन्शियस, तो गिल्ट पैदा होती है उसके नतीजे में। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की जो ख़त्म हो जाती है। लाइफ स्टैंडर्ड्स के सिलसिले में बहुत अलग एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाती हैं। इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो मार्केटिंग के लिए ऐसी ट्रिक्स बताते हैं कि आप ये इन्वेस्ट कर लीजिए अमीर हो जाएंगे, ये कोर्स कर लीजिए आप ये हो जाएंगे। फिर लोग वो करते हैं लेकिन उनको वो चीज़ मिलती नहीं है, तो उनको लगता है कि मेरे अंदर ही कोई खामी है। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी आदमी अपना फेलियर नहीं सुनाता। आप, मैं भी यहाँ आपसे बैठूंगा, आप मुझसे पूछेंगे आपकी सक्सेस स्टोरीज बताइए, मैं 100 कहानियाँ सुना दूंगा। आप मुझसे पूछेंगे अपना फेलियर सुनाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप मुझसे बोलेंगे अपनी बुराइयाँ बताइए, मैं नहीं बोलूँगा। तो कोई भी अपना फेलियर, अपनी वीकनेसेस को नहीं बताता, सोशल मीडिया पर बताता ही नहीं। तो सोशल मीडिया बिल्कुल एक गुडी पिक्चर जो है लोगों के सामने क्रिएट करता है और वो उनकी लिविंग रियलिटी से मैच नहीं करती और उसके नतीजे में ये सारे मसले हैं। फिर अटेंशन स्पैन का बहुत मसला है कि चीज़ें जो बहुत क्विक आ रही हैं, 30 सेकंड 60 सेकंड, उसको एक को देखें फिर दूसरे को देखें। तो फिर जो सीरियस रीडिंग है, इन डेप्थ एनालिसिस है, इसकी स्किल्स कम हो रही हैं। लोग सीरियस चीज़ों पर फोकस करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। चीज़ें जब इजी हो जाती हैं तो इजी होने का एक फ़ायदा तो ये कि ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती है, लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि फिर डिफ़िकल्ट टास्क लेना इंसान को पसंद ही नहीं आता। अब किसी भी गहरे काम के लिए लोग जो आमादा नहीं होते हैं, उनको कोई किताब पढ़ने कहा जाए तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जो चैट जीपीटी से इसका रिव्यू पढ़ लूँगा, मैं जो है वो नोटबुक LLM से इसका जो है वो रिव्यू देख लूँगा या यूट्यूब पे जाके इसकी समरी सुन लूँगा। तो इससे होता ये है कि शैलोनेस पैदा होती है, इंसान के अंदर से डेप्थ ख़त्म हो जाती है और जब डेप्थ ख़त्म हो जाती है तो उसके कामों में, उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसकी पूरी ग्रोथ पर उसका जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि सीरियस जो है वो इसके इश्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंजम्पशन ख़त्म कर दें, कंजम्पशन करें अपनी ज़रूरत के एतबार से, नीड के एतबार से, लेकिन ये देखें कि सोशल मीडिया, AI टूल्स या ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे असिस्टेंट के तौर पर, हमारे सर्वेंट के तौर पर रहें। ये हमको ओवर पावर नहीं कर दें, हम पे कंट्रोल नहीं हासिल कर लें। जैसे आपने वो एक बात कही सलमान साहब कि उसको भी एक मिसाल से अगर समझूं कि सक्सेस ही बताई जाती है, फेलियर तो बताया नहीं जाता। एग्ज़ाम सब बच्चे देते हैं 10th और 12th की, ये जो लोग कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, तो एग्ज़ाम्स के बाद 4 रस्तों पर और ऐसी जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं और उसमें जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है उनकी पिक्चर होती है, उनके मार्किंग होते हैं। यानी उनके पास अगर 500 बच्चों ने एडमिशन लिया होगा तो 5 की फ़ोटो लगाएंगे, तो वो 5 की फ़ोटो लगाते हैं और मुझे लगता है यार क्या सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट है। अगर उसके पास
500 में से 300 भी अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो वो फेलियर ही है उसका। हाँ, सही। लेकिन हमको दिख तो यही रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ी सही। यानी फेलियर है। इसी तरह से ये एल्गोरिदम भी जो है बिल्कुल। वो काम कर रहा है। जी। तो अभी आपने एक बात कही, जैसे रीडिंग कम हो रही है, अटेंशन का स्पैम जो है वो कम हो रहा है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा जो है वो बढ़ गया, लोग सीरियस नहीं है, अटेंशन सीकिंग यानी कम हो गई है। तो इसमें अब जो यूथ का एक जिम्मेदारी जो थी सलमान साहब, वो ये थी कि वो सोशली कॉन्शियस होने चाहिए थे, जो कि अब नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ इमोशनली रिएक्टिव होते जा रहे हैं। यानी उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। यूथ यहाँ का जो जेनजी है, जब वो ये सब चीज़ों से गुजर रहा है ना, तो उसकी और जो जिम्मेदारियां थी, आपको नहीं लगता है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है? या इसके यानी इससे अलग भी एक चीज़ डेवलप हुई है, ये भी है कि लोग ध्यान देने भी लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आउटरीच हुआ है ये कॉकरोच जनता पार्टी का, जी। तो वो सोशल इशू पे ही हुआ है। सही। तो वही मुझे लगता है कि असल में हमारा देश इतना बड़ा है कि यहाँ एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इवन कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं। हाँ। तो एक दुनिया के अंदर कई दुनियाएं बसी हुई हैं। हाँ। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको बाजू घर में आग लग जाए उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो हर छोटी बड़ी चीज़ के पेन को जो है वो अपना पेन समझकर महसूस करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो और दोनों तरफ जो है वो जेनजी भी और ओल्डर जनरेशन के लोग मौजूद हैं। तो ये तो निगेट नहीं किया जा सकता कि सब लोग बिल्कुल मधोश हो गए हैं और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए। लोग जो है वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने राइट्स को, और उसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन यह है कि उस पूरी आवाज़ को थोड़ा और डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड बने। स्कैटर्ड वॉइसेस से जो है वो कंसर्न तो सामने आता है, लेकिन वो कंसर्न फुलफ़िल हो उसके लिए ज़रूरत होती है कि वो जो वॉइसेस हैं वो यूनाइट हो और कंस्ट्रक्टिव अंदाज में आगे बढ़ें। तो मुझे लग रहा है जो बड़ा चैलेंज है वो उसके यूनिफाई होने का, उसके मोबिलाइज होने का है। और वो मोबिलाइजेशन भी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद होता है तो उसके रियल इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके पड़ोसी की रियासत में एक आदमी था जिसकी मॉब लिंचिंग हुई, हेट क्राइम का वो विक्टिम थे। उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद जब उसकी बरसी थी, 1 साल हो गया कंप्लीट, 2 साल हो गया, तो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कैंपेन जो है वो उनके लिए जस्टिस को लेकर चलाई गई और पूरे इंडिया में ट्रेंड हुआ। वो जिस सिटी के रहने वाले थे, वहाँ के जो दोस्त थे जो ये पूरी कैंपेन को रन कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि किसी ने जो वो उस आदमी के घर पे जाके मुलाकात की, बात की उनके पेरेंट्स से, बीवी बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, इस पे तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। इसका मतलब ये कि जो हमारा आउटरीच और एक्टिविज़म है वो भी जब स्क्रीन तक और कीबोर्ड तक और मोबाइल तक महदूद हो जाता है तो हम तो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैंने अपने एंगर और अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर दिया, लेकिन वो बेसिकली अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ये जो फ्रस्ट्रेशन का इजहार होता है ये रियल ग्राउंड पे चेंज नहीं लाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग कॉन्शियस हो भी रहे हैं, लेकिन अगर वो उनकी कॉन्शियसनेस सिर्फ उनके डिजिटल एक्टिविज़म तक महदूद है तो वो डिजिटल एक्टिविज़म कोई बड़ा रियल लाइफ चेंज लाए, ये मुश्किल है। जी। उसको कनेक्ट करना होगा ग्राउंड एक्टिविज़म से। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे अभी अगर हम इस पर थोड़ा और बात करें, ये कॉकरोच जनता पार्टी निकली है और कहा जा रहा है कि मिलियंस में इसके फॉलोअर्स बढ़े हैं, तो ऐसा दिखता है बज़ाहिर कि एक बड़ा जो तबका है जेनजी का, उसके अंदर इस तरह के इश्यूज़ पर उनका जो रिएक्शन आया और उन्होंने अपना रिएक्शन जो है इस तरह से जो है वो दर्ज करवाया है। लेकिन कभी कभी ये मिसलीडिंग भी होता है क्योंकि ये सब तो डेटा का खेल है। जैसे एक घटना मैं आपको बताऊं जो हुई, जो यहाँ का पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ हिंदुस्तान के अंदर, अन्ना आंदोलन जो चला पूरा सलमान साहब, उसमें बज़ाहिर लग तो ये रहा था हमको कि और पूरे दिल्ली ऐसी सजी हुई थी तिरंगे के झंडे से, ऐसा लग रहा था कि अब पूरा करप्शन ही ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया और आज़ादी की दूसरी लहर चल रही थी। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंज तो देखने को नहीं मिला, वही करप्शन का शिकार हैं, उसी तरह के इश्यूज़ हमको लग रहे हैं। तो ये तो पूरा मैनिपुलेशन ही लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट है, दोनों को बिल्कुल इक्वली इस स्टेज पे देखने से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। ओके।
उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनका अपना एक आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स थी। Okay. और उस पूरी मूवमेंट को जिस तरीके से जो है वो बैकअप जहाँ उसका हो रहा था, तो उसी वक्त से लोगों के जहन में कुछ अप्रीहेंशंस थे। उसके मुकाबले में ये जो मूवमेंट इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो चली है, वो डायरेक्टली अब तक तो ऐसी कोई इस्टेब्लिश्ड लिंक उनकी जो है वो साबित नहीं हुई है। और दूसरा ये भी है कि देश परेशान तो ज़रूर है। देखिए, लोग अनएम्प्लॉयमेंट के नतीजे में, अपॉर्चुनिटीज़ के ख़त्म होने के नतीजे में, ओवरऑल जो पब्लिक डिस्कोर्स डाउन हुआ है उसके नतीजे में परेशान तो हैं। और उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने आता ही है। तो उसमें से एक रिफ्लेक्शन जो है वो इस वक्त ये CJP का बनना है। अब ये देखें आगे चलकर क्या शेप ये चीज़ लेगी, ऑर्गेनाइज रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगी या उसके बियॉन्ड भी इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो हमको देखने मिलेगा। एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ हम उसको देख सकते हैं फ़िलहाल। आज के दौर में वो इन्फ्लुएंसर्स की है और हमको ये समझ में आता है कि एक इंडिपेंडेंट वॉइस है ना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, एजुकेशन में है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और कई सोशल चेंज भी लाने में वो कामयाब हुए हैं, उनका इम्पैक्ट भी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि आपने जैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया कि 4 रुपये का न्यूज़पेपर 14 रुपये में पड़ रहा है इसको, तो वो बाकी का पैसे वो कहाँ से मैनेज कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से मैनेज कर रहा है। तो अब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हमको दिख रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, तो ये कितने रिलेटेबल लग रहे हैं, यानी कितने हकीकत है उसमें, कितने ऑथेंटिक है और ये कैसा पूरा सिस्टम इनका काम करता है और इसमें हम कैसे समझे इनको कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। नहीं तो देखिए, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना कि कुछ जेन्युइन होते हैं और कुछ फेक होते हैं। मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप देखें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। मेडिकल में भी आप देखेंगे बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं। तो वैसे ही ये एक नया सेगमेंट जो है वो एक तरीके से बना है टीवी मीडिया के डिक्लाइन के नतीजे में। सोशल मीडिया का बूम हुआ और सोशल मीडिया में जिन लोगों ने उसको बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया, उन्होंने अपना एक लॉयल ऑडियंस या फ़ैन बेस बनाया और उससे वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसमें ये बात भी नहीं कही जा सकती कि हर इन्फ्लुएंसर बिका हुआ है और ये भी नहीं कही जा सकती कि हर आदमी जो है वो न्यूट्रल है। लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग, अपने कंपल्शंस और अपनी प्रायोरिटीज़ के एतबार से काम कर रहे हैं। जो बात एज ए कंज्यूमर या एज ए जनरल सिटीज़न हमको समझनी चाहिए वो ये है कि मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, मेरा माइंड इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद मैं 10 इन्फ्लुएंसर्स को सुनूं तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कि अगर आप किसी के फ़ैन बनकर, किसी के भक्त बनकर उसको सुनते हैं तो फिर उसकी अच्छी बुरी हर चीज़ जो है वो आपको सही लगने लगती है। तो बेसिकली इसमें मसला इन्फ्लुएंसर का नहीं है, वो तो बेसिकली जो है वो अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कहें तो वो बेसिकली पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, इस इकोनॉमी में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, अपना एक वेंचर है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें असल एहतियात जो है वो पब्लिक साइड पे करने की ज़रूरत है कि हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। जो फॉलो कर रहे हैं हो सकता है कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। बहुत बार क्या होता है कि ये जो पूरा आप देखेंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई डेप्थ नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, बस ये है कि उनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा है, ऑप्टिक्स अच्छा है, प्रोपोगंडा अच्छा है और उसकी बुनियाद पर वो जो है वो चीज़ों को सेल कर दे रहे हैं। तो हम ये देखें कि महज हम ऑप्टिक्स के पीछे नहीं भागें। कोई अगर बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है, इसका मतलब उसकी बात सही हो ज़रूरी नहीं है। एक बात अच्छी लग सकती है लेकिन वो अच्छी बात सच्ची भी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा नज़र आने में और अच्छा होने में फ़र्क है, सच्चा नज़र आने में और सच्चा होने में फ़र्क है। और AI वगैरह की वजह से अब ये फ़र्क जो है वो नापना भी मुश्किल हो गया है। तो अब कंज्यूमर को या जो यूज़र है उसको ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जी। अब हम थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं सलमान साहब। बहुत सारी बातें हमको समझ में आई हैं, यानी नैरेटिव क्या है, मीडिया किस तरह काम कर रहा है और ह्यूमन साइकोलॉजी पे इसके क्या असरात पड़ रहे हैं और हमको क्या काम करना चाहिए, वो चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। अगर अब हम ये समझने की कोशिश करें आज के मीडिया और सोशल मीडिया के ज़माने में कि मुझे अगर ये जानना हो कि जेन्युइन जर्नलिज़म क्या होता है और क्या होना चाहिए ताकि मैं फ़र्क भी कर सकूं, तो अगर आप 1, 2, 3, 4 बातें बताना चाहें कि हाँ ये मैनिपुलेशन है, ये सही चीज़ जो है आपको देखने में आ रही है। यानी बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी पेश की जा रही है कि मुझे प्रोपेगेंडा लग ही नहीं रहा है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि हाँ ये बात जो है वो गलत जो है वो बयान की जा रही है। तो
कितना केयरफुल रहकर हमको इन चीज़ों को देखना चाहिए, समझ, और किस किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं? तो पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि ग्राउंड से कभी डिस्कनेक्ट ना हो जी। आप कितना ही आसमान में चले जाएं, आपके पैर जो हैं वो ज़मीन पर टिके रहें। तो जितना आप ग्राउंड से कनेक्ट रहेंगे उतना आप रियलिटी को समझेंगे, पहली चीज़। दूसरा ये कि आप कंफर्मेशन बायस से बाहर आने की कोशिश करें। होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, हाँ। उसमें से वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को, हमारे अपने जो बायसेस हैं उसको कंफर्म करने वाली होती है, हम सिर्फ उसी को कंज्यूम करते हैं या उसी को सही समझते हैं। तो दूसरा ये कि हमको जो है वो इन बायसेस से ऊपर उठकर जो चीज़ों को देखना पड़ेगा, ये दूसरा सजेशन है। तीसरा ये कि इको चैम्बर में नहीं फंसें। इको चैम्बर का मतलब ये होगा कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलें, उसमें आप जितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं अगर सब मुसलमान हैं, आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में सारे मुसलमान हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारे मुसलमान हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर दलित की वॉइस क्या है, आदिवासियों का सवाल क्या है, दीगर लोगों का क्या सवाल है, वो कभी समझ में ही नहीं आएगा। वो क्या सोचते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या सोचते हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो तीसरा ये कि इको चेम्बर्स को ब्रेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर जगह डाइवर्स लोगों के साथ आपका एंगेजमेंट हो, डायलॉग हो, इंटरेक्शन हो, डिस्कशन हो। ये तीसरा काम करें। चौथा ये है कि आप जब अपनी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करते हैं, एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करते हैं, चीज़ों पर क्वेश्चन करते हैं, तो खुद ब खुद जो है वो उसके नतीजे में आपके अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा होती है कि आप सही को गलत से और गलत को सही से डिस्टिंग्विश कर सकें। और पांचवी बात जो हम आखिरी कह सकते हैं वो ये कि आज मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन के प्रिंसिपल पे भी काम करता है कि हम जनरलाइज कर देते हैं। हम तमाम लोगों के सिलसिले में कहते हैं कि ये सब जो है वो राइट विंग के लोग हैं, ये पूरी कम्युनिटी बिक गई है, ये पूरी कम्युनिटी फुट सोल्जर हो गई है, ये पूरी कम्युनिटी जो है वो राइट्स को फंड करने वाली है, ये पूरे लोग जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, या ये पूरे लोग हमारे दोस्त हैं। तो ऐसे जनरलाइजेशन से बचना चाहिए। इस वक्त ये कोशिश हो रही है कि लोगों को आइडेंटिटीज़ के नाम पर बांट दिया जाए और मुख्तलिफ आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स हों जो मुस्तकिल आपस में लड़ते रहें, कन्फ्रंट करते रहें। तो हमको ये समझना होगा कि हम आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन से आगे बढ़कर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर लोगों से कनेक्ट हों, डायलॉग करें और उनको मोबिलाइज करें। सलमान साहब, एआई का ज़माना है और बड़े पैमाने पे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में भी ये यूज़ हो रहा है और इसके वीडियोज़ और इसके कंटेंट भी लोग जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से एक तो आम समझ ये बनी लोगों को कि भाई ये टेक्नोलॉजी आई और इसने लोगों का नुकसान जो है वो कर दिया। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके प्रैक्टिकल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये थोड़ा सा आप बताएं। और दूसरा कि मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करने में इसका भी एक बड़ा योगदान जो है, तो इन दोनों पे आप थोड़ी बातें रखें कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और ये मिस इन्फॉर्मेशन जो ये जनरेट कर रहा है, तो इसको हम कैसे इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए, एक बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बहुत से हमारे कामों को एआई ने आसान कर दिया है। जी। बहुत सी चीज़ें जिसको करने में आपको पहले बहुत वक्त लगता था वो इसके नतीजे में आसान हो गई हैं। बहुत से कामों में एआई आपको असिस्ट करता है अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली और सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये जो पूरा आइडिया है ये बेसिकली नॉलेज को डेमोक्रेटाइज़ करने का भी एक आइडिया है। एटलीस्ट कम से कम एआई के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये बात कहते हैं कि इसके ज़रिए से हम नॉलेज को एक्सेसिबल बना रहे हैं कि हर आदमी जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। लेकिन वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बग़ैर आइडियोलॉजिकल बायसेस के नहीं आती। तो उसकी ऑथेंटिसिटी और उसके अंदर हॉनेस्टी का होना ये अपने आप में एक सवाल है। तो ये चैलेंजेस तो मौजूद हैं। उसने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे डाले हैं इंसान की साइकोलॉजी पर और उसके कामों पर भी जो है वो उसके असरात हमको नज़र आते हैं। जहाँ तक आपका स्पेसिफिक सवाल डीप फेक्स के सिलसिले में है या मिस इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज तो है कि बहुत आसानी से आप जो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सही और गलत चीज़ों को मिला सकते हैं। और चूँकि हमारे पास जनरल अवेयरनेस समाज में नहीं है और एक टेंडेंसी ये बन गई है कि जो भी व्हाट्सएप पर आया है वो सही है, जो भी वीडियो नज़र आ रही है वो तो सही ही होगी। तो उसमें एक तरफ तो एआई
टेक्नोलॉजीज़ पर भी कुछ चेक एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है, वो भी इथिकली गवर्न हो, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और कोई इथिकल फ्रेमवर्क हो जिसके तहत वो ऑपरेट करे, इसकी भी ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी, पॉलिसी लेवल पर भी इस किस्म की गाइडलाइंस बने जो एआई टेक्नोलॉजी के पूरे एवोल्यूशन को गाइड करें, ताकि वो इंसानों के लिए जो एक चैलेंज और थ्रेट नहीं बन जाए। और दूसरी तरफ जनरल अवाम में भी जो अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस्लाम इस सिलसिले में बहुत फंडामेंटल और ख़ूबसूरत तालीमात पेश करता है, जैसे ये कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे बयान करे, तो बग़ैर वेरिफिकेशन के चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं किया जाए। ये बात कही गई कि या तो अच्छी बात कहें या खामोश रहें, यानी कि फ़जूल चीज़ों में इंगेज होना, इन्वॉल्व होना, उससे बचने की तालीम दी गई है। इस्लाम प्राइवेसी पर बहुत फोकस करता है, जबकि एआई में जो है वो लोगों की प्राइवेसी को वायलेट करने की भी बहुत सी खबरें हमारे सामने मुस्तकिल आती हैं। इस्लाम जो है वो मैनिपुलेशन को जो बहुत सख्ती से रोकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो सही नहीं है आप उसको जो बताकर पेश करें, या कि हक़ और बातिल को मिलाने से जो गुरेज की तालीम देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मोरल लेवल पर, एथिकल लेवल पर जो है वो पब्लिक डिस्कशन में एआई के रेफरेंस के साथ लाने की ज़रूरत है। पब्लिक भी उसकी डिमांड करे, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए से भी जो है वो एआई के जो स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको उसकी पाबंद बनाए, तो फिर ये टूल जो है वो अपने आप में सोसाइटी के लिए जो यूज़फुल रहेगा इंशाल्लाह। सलमान साहब, ये नैरेटिव बिल्डिंग सब यानी मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसके हमने देखे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इस पूरे खेल में जो सोशली कॉन्शियस लोग हैं, जो ऐसे सिटीजन हैं कि जो फ़िक्रमंद रहते हैं इस तमाम चीज़ों के सिलसिले में, तो अगर एक कंटेंट तो जनरेट हो रहा है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं बहुत सारा, जो उनके साइकोलॉजी पर, उनके इंडिविजुअल पर और सोसाइटी को भी नुकसान देने का जो है वो काम कर रहा है। अब इसके मुकाबले में ऐसे क्या क्या चीज़ें, यानी किन किन इश्यूज़ पर नैरेटिव बिल्डिंग की जाए, क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं ताकि इसके ज़रिए से, जाहिर सी बात है हम इसको रोक तो नहीं सकते लोगों को कंज्यूम करने से, तब हम क्या लोगों को कंज्यूम कराएं, क्या क्या चीज़ें डेवलप किए जाए, यानी मुस्लिम कम्युनिटी भी, एक इंडिविजुअल भी और भी जो लोग सोशली कॉन्शियस लोग हैं वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव वॉइसेस की ज़रूरत है, और अल्टरनेटिव वॉइसेस बहुत सारी मौजूद भी हैं। तो जो अच्छी वॉइसेस हैं उसको आप एम्पलीफाई करें, उसको प्रमोट करें, उसको आगे बढ़ाएं। जी। दूसरा, अपने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत से काम जो है वो हमें से हर शख्स कर सकता है। घर के ड्राइंग रूम में होने वाले डिस्कशन में आप इंटरवीन करें, आपके सोसाइटी के, फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर अगर कोई गलत बात आती है तो वहीं उसको रोकने की कोशिश करें। इंटरनल अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने क्लासरूम से, अपने दोस्तों से डिस्कशंस को डेवलप करें, और फिर उसको जितना अपस्केल आप कर सकते हैं, वो फिल्म्स की शक्ल में होगा, वो रील्स की शक्ल में होगा, वो पोस्टर्स की शक्ल में होगा, वो ब्लॉग्स की शक्ल में होगा। हज़ारों ऑप्शंस मौजूद हैं और आज इन तमाम चीज़ों का एक्सेस भी मौजूद है। तो फॉर्मेट्स का असल सवाल नहीं है, मुझे लगता है कि विल पावर असल है कि हम ये समझें कि ये सारी चीज़ें हमारा अपना मसला है। होता ये है कि आग कहीं भी लगी हो, जब तक वो हमारे घर तक नहीं आ जाती हम उसको अपने लिए चैलेंज ही नहीं समझते हैं। तो इससे बाहर आकर ये सोचें कि समाज में कहीं भी अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके ख़िलाफ़ हमको जो है वो बात करना होगी, उसके ख़िलाफ़ हमको उठना होगा। और फिर वो जो उठने की शुरुआत है वो डायरेक्ट इंटरनेशनल और नेशनल पर सोचने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा अपना जो इमीडिएट सर्कल होता है, हम ये भी देखेंगे बहुत सारे लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर अननोन लोगों से घंटों बहस करते हैं, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है, वहाँ कितना इस्लामोफोबिया है, अपनी सोसाइटी के ग्रुप में कितना इस्लामोफोबिया या सांप्रदायिकता या नफ़रत है, उसको कोई काउंटर नहीं करना चाहता। तो कोशिश ये करें कि जो इमीडिएट हमारे लोग हैं उनके दरमियान हम डायलॉग और डिस्कशन को इनिशिएट करें, और फिर उसी डिस्कशन को सोशल मीडिया और मीडिया पर जितना लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं। अगर अल्टरनेट वॉइसेस आती हैं, इफ़ेक्टिव अंदाज में आती है, पब्लिक नरेटिव की या पब्लिक साइकी की जो साइंस है उसके फैक्टर्स को जहन में रखते हुए कंटेंट बनाया जाता है, तो लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जानते बूझते, हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे गलत चीज़ ही चाहिए। जब अच्छी चीज़ आएगी तो गलत चीज़ का ज़ोर खुद ब खुद कम भी होगा। अच्छा, ऐसे वॉइसेस तो ज़रूर होंगे सलमान साहब कि जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, और अलग अलग फील्ड में जो है वो काम जो है हो रहा है इसके ऊपर। तो क्या आप कुछ चीज़ें इनलिस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इन टॉपिक्स पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं?
नहीं, लोग तो बहुत सारे काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हर टॉपिक पर कर रहे हैं जी। अब कुछ नाम लेने में ये दिक्कत हो जाती है कि जिनके आप नहीं लें, ऐसा तासुर हो जाता है कि उनके काम की वैल्यू नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं और हर कम्युनिटी में हैं और हर फील्ड में हैं। आप जिस फील्ड से दिलचस्पी रखते हैं आप उसमें तलाश करेंगे तो बहुत से नाम मिल जाएंगे। उनके साथ जुड़कर भी काम किया जा सकता है, उनके काम से इंस्पिरेशन लेते हुए भी कोई नया इनिशिएटिव डेवलप किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छा कंटेंट बन नहीं रहा है, बन रहा है, बस उस तक रीच करने की और कंज्यूम भी हो रहा है, consume भी अच्छा हो रहा है। कंटेंट कंज्यूम भी हो रहा है। जी, जी। बस ये है कि हम वही कह रहे हैं कि ये जो पूरा डिजिटल फ्रंट पर जितना काम है, इसको ग्राउंड का जो काम है उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आमतौर पे लोगों की रीडिंग ये है कि सोशल मीडिया पर या मीडिया में कोई पॉजिटिव काम वॉइसेस नहीं है या पॉजिटिव काम नहीं है। हमारा असेसमेंट इसका रिवर्स है कि प्रोपेगेंडा जितना भी है वो प्रोपेगेंडा करने वाली जो फोर्सेस हैं वो ग्राउंड पर मजबूत हैं, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कमज़ोर हैं। Okay. और जो अच्छी वॉइसेस हैं कंपैरेटिवली इनके मुकाबले में वो सोशल मीडिया पे अगर मजबूत हैं तब भी उनका ग्राउंड पर कोई नेटवर्किंग नहीं है, तो वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। जी जी। सलमान साहब, एक आखिरी बात जो जानना चाहेंगे वो आपका मैसेज ही है हमारे लिए कि अब ये जो पूरी चीज़ें हमने डिस्कस की तो इसमें जेनजी भी आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, यूथ आ गए और भी सोशली कॉन्शियस लोग आ गए, तो आप क्या मैसेज इनको देना चाहेंगे कि इस पूरे नैरेटिव के वॉर को लेकर, मीडिया, सोशल मीडिया को लेकर हमें किन किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और क्या कंट्रीब्यूशन भी वो दे सकते हैं? नहीं, बस हम तो यही कहना चाहेंगे जो हमने शुरू में कहा था कि कहानियों से मिलकर हमारी ज़िंदगी बनती है और हमारी ज़िंदगी खुद एक कहानी होती है। जी। तो आप ये कोशिश करें कि आप जो कहानी लिख रहे हैं वो कहानी सही हो और आपकी ज़िंदगी के लिए भी बेहतर हो और दूसरों के लिए भी बेहतर हो, और अपनी कहानी सुनाने का कंट्रोल आप अपने हाथ में लें। ये जो बात कही जाती है ना कि अनलेस लायन लर्न टू राइट एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर्स, कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं सुनाएगा हर कहानी में शिकारी की तारीफ होगी। तो आप ये देखें कि आपकी कहानी आप खुद सुना रहे हैं या कोई शिकारी है जो आपकी कहानी सुना रहे हैं। आपके धर्म के बारे में, आपकी सभ्यता के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में, आपके कल्चर के बारे में, आपकी प्रैक्टिसेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में अगर स्टोरी किसी और के दृष्टिकोण से, किसी और के पर्सपेक्टिव से आ रही है तो वो आपकी सही वॉइस नहीं हो सकती। तो अपनी कहानी सुनाइए, ऐसी कहानी सुनाइए जो लोगों के लिए रिलेटेबल हो, जिसमें लोग जो अपना दुख दर्द उसको समेट सकें, उसको पा सकें, और वो नैरेटिव जब भी बनेगा तो उसके नतीजे में जो एक बेहतर समाज की तरफ हम बढ़ सकेंगे।